हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहबाज अंसारी और मैं कवारदीना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नालचिक रशिया में पढ़ता हूँ। तो ये वीडियो जो लाया हूँ वो मैं बेसिकली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। जब आप किसी के थ्रू एडमिशन लेंगे और कोई भी आपका लोकल का बंदा, कंसल्टेंट या यूट्यूबर कोई भी आपके कांटेक्ट में आएगा, तो उनके जो स्कैम रहते हैं बाद में कैसे करके बदल जाते हैं। तो जो मेरे साथ हुआ था, मैं अपनी जेन्युइन स्टोरी भी शेयर करूँगा और पूरा प्रूफ के साथ ही शेयर करूँगा। तो क्या हुआ था, जब मेरे कांटेक्ट में एक कंसल्टेंट आया, नाम था डॉक्टर AK दुबे यानी कि अभिषेक दुबे। एंड कंसल्टेंसी का नाम है ASL, एडमिशन सोल्यूशन लिमिटेड। और ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में सेक्टर 2 है शायद, और मेट्रो स्टेशन 15-16 के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो जब मेरे कांटेक्ट में आता है वो, तो बहुत ही मतलब जेन्युइन बातें करता था, जैसे लगता है कि फैमिली का कोई आदमी हो। और जो भी प्रोसेस वगैरह होगी एडमिशन की, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हो जाएगी। वही सारे वादे जब आप एडमिशन लेते हैं यहाँ पे किसी के थ्रू, तो वादे करते हैं कि हम जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, आपका सारा कुछ करा के देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये सारी बातें उसने बोली। ठीक है, तो जब हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, यानी कि एग्ज़ाम हुआ, फिर इनविटेशन निकला। और इनविटेशन पर रहता है, जब इनविटेशन निकलता है तो उसको उसके हिसाब से आपको इंडिया में टेम्परेरी वीज़ा लगवाना पड़ता है 3 महीने का। इनविटेशन पे एक डेट रहती है 3 महीने की, यानी कि आपको 90 दिन मिलते हैं। 90 डेज़ में से 45 डेज़ आपको रिक्वायर्ड रहते हैं यहाँ पर वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए। यानी कि आपको 3 महीने मिलेंगे जो आपका टेम्परेरी वीज़ा होगा, और उसको परमानेंट वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट 45 डेज़ रहने चाहिए। तो हमारा कंसल्टेंट क्या करता है कि वो इंतज़ार करता है कि सस्ता टिकट कैसे, मतलब कब होगा, तो उसका इंतज़ार में रहता है। तो ऐसे ही करते करते उसने 2 महीना ऑलमोस्ट निकाल दिया। उसके बाद टाइम आता है जाने का, उसने टिकट किया। मेरे को नहीं पता कितने का किया, मेरे को कोई आइडिया नहीं इसका। वो टिकट करता है और एक डेट देता है कि इस डेट को आ जाओ। हम लोग आ जाते हैं दिल्ली, और वही सारे वादे रहते हैं कि मैं आपके साथ जाऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन कराऊंगा, वहाँ पे रहूंगा, और जो भी दिक्कत है मेडिकल इंश्योरेंस और सिम वगैरह वो सारा कुछ करा दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है कि जब हम दिल्ली पहुँचते हैं तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आता है कि मैं बिहार में हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर अपनी व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर करता है कि हाँ यहाँ पर हूँ, मैंने देखा फिर उसको, तो रियल में वो बिहार में ही था, यहाँ पर नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद वो हमारे साथ नहीं आता। दिल्ली एयरपोर्ट से मैं और मेरा दोस्त नाजिम, हम दोनों ही चलते हैं वहाँ से। और फिर हमें नहीं पता, पहली बार जब कोई ट्रैवल करता तो इतना नॉलेज नहीं होती है कि कहाँ क्या करना होता है। तो वो कहता है कि मैं ये कॉल पे बता दूंगा, वो कॉल पे बता दूंगा, कुछ भी नहीं होता है। तो फिर हम चले जाते हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा हम अज़रबैजान के लिए जाते हैं, बाकू। तो वहाँ पर हमारा स्टे रहता है 14 घंटे का। 14 घंटे का स्टे बहुत लंबा होता है, यानी कि 14 आवर, यानी कि आलमोस्ट आधे दिन से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमको रुकना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतना आइडिया नहीं था मेरे को कि वहाँ पर इतना स्टे होगा, क्योंकि टिकट उसने भेजा था तो मैंने बाद में देखा था कि उसमें कितने घंटे का स्टे है। तो उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे 14 घंटे के स्टे के बाद हम पहुँचते हैं मॉस्को। मॉस्को में भी कोई रिसीव करने नहीं आता है, लगभग 3 घंटे तक हमें बैठना पड़ता है वहाँ पर। उसके बाद 3 घंटे बाद एक बंदा आता है मॉस्को एयरपोर्ट पे और हमको रिसीव करता है वहाँ से। और मतलब उसका जो बेसिकली काम था, तो वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हमको छोड़ के जाना था, और सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन और जो भी रह गया था मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, वीज़ा एक्सटेंशन, वो सब उसको कराना था। मगर क्या करता है कि वो हमको हॉस्टल में छोड़ के चला जाता है, अनोन शहर में, अनोन सिटी में। और क्या कहते हैं, हम ही 2 लोग, हमको रशियन भी नहीं आती, और एकदम मतलब ऐसे हॉस्टल में छोड़ के चला गया जहाँ लोकल रशियन रहते हैं। तो उसके बाद छोड़ के चला जाता है, और वहाँ से फिर वो ट्रेन का टिकट करता है। ट्रेन का टिकट करता है तो पूरा एक दिन रुकने के बाद वो एक बंदी को भेजता है और कहता है कि जाओ, ये तुम्हें छोड़ के आएगी और सारा कुछ करा देगी तुम। तो वो क्या करती है कि वो जाती है हमारे साथ और स्टेशन तक हमको बैठाल के चली जाती है। ठीक है, और वो कहती है कि अब तुम चले जाओ और नालचिक में उतर जाना वहाँ पे। तो पूरा 3 दिन लगता है यहाँ पर आने में, 3 दिन तक हम ट्रैवल करते रहे। और उसके बाद जब हम यहाँ पर नालचिक में पहुँचे तो यहाँ पर एक बंदा हमको रिसीव करने के लिए आया, वो हमारे क्लास का था। तो उसने हॉस्टल वगैरह में पहुँचाया और डॉक्यूमेंटेशन के ऑफिस के सामने छोड़ के चला गया। यानी कि उसको भी नहीं आता था, वही वो भी हमारे साथ का था, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी।
और फिर हम उसको कॉल करते हैं जो मॉस्को में था। मैं बोलता हूँ कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये डॉक्यूमेंटेशन कराना है हमको और हमारा करा के दो। तो वो बोलता है कि हमको $200 सेंड करो, उसके बाद आपको हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि उसको कि हमारा तो सारा कुछ पहले से ही डील हो चुकी है कि सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन और ये मेडिकल वगैरह सारा कुछ आपका उसी में रहेगा। तो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप एक बार बात करो। तो मैं जब इंडिया कॉल लगाता हूँ जिससे मैंने एडमिशन कराया था, तो वो बोलता है नहीं आपको देना पड़ेगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कराने के पैसे जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आपको मैं पहले ही डील कर चुका हूँ। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा। तो भाई ऐसे करके कंसल्टेंट फंसाते हैं, आपको मजबूर करेंगे, आप खड़े रहेंगे इधर उधर भटकेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है आपको अगर ऐसा कहीं आपको मिल जाता। तो उसके बाद क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराता है तो हम सीनियर से पूछते हैं, कुछ सीनियर बताते हैं हमें ये कराना वो कराना, थोड़ी हेल्प लेके हम जैसे तैसे थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए जाते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए जाते हैं तो वो मैडम बोलती है कि नहीं आपका टाइम ख़त्म हो गया है और आपको मिनिमम 45 डेज़ यहाँ पर रिक्वायर्ड रहते हैं। आपको अगर 45 डेज़ ना भी हो तो आपको लगभग 35 डेज़ होने ही चाहिए और अभी तुम्हारे पास क्या कहते हैं 30 भी नहीं है, 30 डेज़ भी नहीं है। तो फिर बोलती है कि आपको इंडिया जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपको वीज़ा लगवा के टेम्परेरी वीज़ा जो मैंने बताया था शुरू में वो लगवा के फिर से आना पड़ेगा। तो हम कुछ टाइम रहे, फिर उसके बाद हमको जाना पड़ा इंडिया और लगभग कुछ नहीं तो 1 लाख के आसपास हमका फिर से खर्चा हो गया। तो जो उसने पैसे नहीं लिए थे तो वो यहाँ पर खर्च हो गए, यानी कि कुछ कम में कराया हमने तो उससे ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा। ठीक है, तो क्या होता है कि हमको इंडिया जाना पड़ता है और इंडिया जाके फिर वो बोलता है कि हमने बात की, तो वो बोलता है कि मैं आपका करा के दूंगा। बोलता है कि आप इंडिया आ जाओ और अपना वीज़ा टेम्परेरी वीज़ा एक्सटेंड करा के ले जाओ, मतलब टेम्परेरी वीज़ा लगवा के चले जाओ और जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूँगा। तो ठीक है, मैं फिर हम दोनों चले गए और इंडिया उसको दिल्ली में उसको पासपोर्ट और इनविटेशन दे दिया और इनविटेशन देने के बाद हम चले गए। और आपको मैंने बताया था कि शुरू में 90 डेज़ चाहिए रहते हैं जिसमें आपको 45 डेज़ मिनिमम रहते हैं, आपको रशिया आना है उससे पहले पहले ताकि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो पाए। तो उसके बाद हम चले गए। तो 15 दिन बाद मैं जब उसको मैसेज करता हूँ कि सर मेरा वीज़ा का क्या रहा, तो वो बोलता है कि अभी प्रोग्रेस में है, जब आएगा मैं आपको कॉल कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद 15 दिन बाद यानी कि 30 दिन बाद दोबारा पूछते हैं उससे कि सर हमको वीज़ा चाहिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, 2 ही मंथ बचे हैं। तो बोलता है कि अभी तक मैंने नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मैं बिहार आ गया था और मेरी यहाँ पर लड़ाई वगैरह हो गई थी, तो मेरे पास टाइम नहीं है और पैसे भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद एक वीडियो क्लिप भेजता है जिसमें उसका सिर थोड़ा सा फूटा हुआ था और उस पर लेटा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है सर, फिर हमें दे दो वापस और हम खुद ही लगवा लेते हैं। तो भाई मजबूरी में क्या ही करे आदमी यार, सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर गया मैं दिल्ली और वहाँ से वीज़ा वगैरह किसी और को दे के एम्बेसी भिजवाया और फिर 15 दिन लगे क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियाँ थी। तो हमारे पास ऑल टोटल 45 डेज़ ही रहे थे। उसके बाद जब मैं पूछता हूँ यहाँ पे कि हो पाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया यूनिवर्सिटी में, तो वो बोलते हैं कि आपको जल्दी आना पड़ेगा, 2-3 दिन के अंदर तभी हो पाएगा। तो फिर हम फटाक से टिकट करते हैं और यहाँ पर आते हैं। तब हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ मैंने खुद कराया, मेरे दोस्त ने साथ में मिलके कराया और जो भी रहा थोड़ा बहुत हेल्प ली 1-2 सीनियर की। तो ऐसे बंदे से कभी मत कराना जो भाई स्कैम कर दे आपको, आने वाले फ्यूचर टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन कराना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी जगह जाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है आप नहीं जानते उसके बारे में। तो यही सब कुछ है कि आपको अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो आपके कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या क्या स्कैम हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं आपको, क्योंकि आप अननोन रहते हैं ऐसी जगहों से और वो उन्हें पता होता है कि कहाँ पर स्कैम करना है, कहाँ बच्चों को फंसाना है। वो 1 साल से नहीं करते, वो कई सालों से करते होते हैं। तो फिर बाद में वो पैसे मांगेंगे, पहले कम बोलेंगे फिर उसके बाद और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, ऐसे कर करके वो पैसे खींचने की कोशिश करेंगे। तो एक बार डील करो, फिक्स करो, उसके बाद ऐसे बंदे से कांटेक्ट करो जो आपके साथ रहे, आपके हेल्प कर पाए, आपके हॉस्टल वगैरह यूनिवर्सिटी और सारा कुछ आपके साथ मिल के कराए। और ऐसे बंदे से कांटेक्ट मत करना जो इंडिया में बैठ के सारे कुछ बोल दे कि मेरा बंदा वहाँ पर है, ये कर देगा वो कर देगा। भाई मैं देख लिया, मॉस्को में था उसका बंदा, यहाँ नालचिक में तक नहीं आया और सारा कुछ हम ही दोनों को कराना पड़ा। कितनी दिक्कतें हुई भैया, मैंने आपको बता दी है क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं।
हो सकता है कि आपको और भी ज़्यादा हो जाए, मेरी भी दिक्कत कोई कम नहीं थी, क्योंकि एडिशनली मेरा 1 लाख रुपया अलग से गया। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचना है, और अगली वीडियो मैं लेके आऊँगा इस पे, स्टूडेंट वर्सेस कंसल्टेंट पे, तो हो सकता है कि मैं उसमें सारी चीज़ें कवर कर लूँ। और तब तक के लिए बने रहिए और खैरियत से रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।